नमस्कार दीपक सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सुबह बहुत अच्छी ठंड है, धुंध भी है। जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं बहुत मजा आ रहा है बैठकर। मैंने तो हीटर लगा रखा है। अच्छा है, अच्छा है। 16 तारीख को देखिए कैसा मौसम है देश की राजधानी में। सर, देश की राजधानी में तो मौसम बहुत सर्द है, लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप के इरादों पर क्या बर्फ पड़ गई? पहले तो बड़े जोर-शोर सारे से कह गलत। रहे थे, अब अटैक कर रहा हूँ, तब अटैक कर रहा हूँ और अब तो ऐसा लग रहा है सारी हेकड़ी निकल गई। क्या ईरान से डर गए डोनाल्ड ट्रंप? सवाल ही पैदा होता। अब मैं आपको बताता हूँ कहानी क्या है। पहले शुरुआत करते हुए दुनिया में कितने हॉटस्पॉट्स हैं आप देखिएगा आप। एक तो यूक्रेन रूस है, अमेरिका वहां पर इन्वॉल्व है। और भले ही वो गाली वाली देते हैं एक दूसरे को, वो बेगिंस्की और ट्रम्पिंस्की, लेकिन ट्रम्पिंस्की नहीं, ट्रम्प सबको इंस्की बना देता ना, पुतिनस्की, जेलेंस्की, ट्रम्पिंस्की, तो एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद वहां पे वो इन्वॉल्व है, उसकी मिसाइल्स वगैरह दे रहे हैं, सोर्स कोड दे रहे हैं, जो भी कुछ का सैटेलाइट के जरिए मदद करें। दूसरा हॉटस्पॉट है गाजा, इसराइल। वहां पर आपको मालूम है अमेरिका टोटली इन्वॉल्व है। जैसे हम बात कर रहे हैं, कल रात को इसराइल ने फिर हिजबुल्लाह को ठोका है, हमास को भी ठोका है। अमेरिका कहता है जा, अमेरिका के हथियार हैं, सब कुछ वो दे रहे हैं इसराइल को। तीसरा हॉटस्पॉट है जिहादिस्तान और अफगानिस्तान, वहां पर भी अमेरिका उंगल दे रहा है। फिर बनता है ईरान, दुनिया में हॉटस्पॉट, वहां पे अमेरिका सबसे ज्यादा उंगल दे रहा है। फिर बनता है ग्रीनलैंड। ये सारे दुनिया के हॉटस्पॉट्स हैं बेटा। आजकल जहां जहां कहीं भी जंग हो सकती है, अमेरिका वहां भी दखल दे रहा है। यानी ट्रंप ने यह साबित कर दिया है कि मैं जगत चाचा हूं, जहां पर भी कोई समस्या होगी आई एम देयर। मुझे याद आता है जब मैं यूनाइटेड स्टेट्स में पोस्टेड था, इनफैक्ट दिस वाज अ लिटिल लेटर आफ्टर द एंड ऑफ द सेकंड वर्ल्ड, आफ्टर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। तो एक अमेरिकन सेनेटर ने कहा था, जैसे भारत में अगर आपने पुलिस को या एम्बुलेंस को बुलाना होता है तो आप डायल करते हैं 100, नॉर्थ अमेरिका में डायल करते हैं 911। तो उस सेनेटर ने ये बोला कि जब दुनिया 911, कोई भी देश 911 डायल करता है तो वो बजती है घंटी वॉशिंगटन में। इसका मतलब हम दुनिया के शहंशाह, और किसी को कोई समस्या हो अंकल के पास आप, अंकल सैम आपकी मदद करे। एक घमंड था, ये आज तक चल रहा है। अब इसने ईरान पर हमला क्यों नहीं किया? मेरा मानना है, मैंने आज सुबह से काफी फ्रेंड्स जो वहां पे रहते हैं, रिटायर्ड जनरल्स, डिप्लोमेट्स दुनिया भर में, क्यों नहीं किया? कहते करेगा, लेकिन अभी वो थोड़ा बिजी हो गया है ग्रीनलैंड में। वो प्रायोरिटी बनाता है, इसको हम कहते हैं बेटा चेकलिस्ट डिप्लोमेसी। एक किताब लेकर रखी मैंने अपने हाथ में, अच्छा आज ये करना है, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। और कोई उसका आइडिया, चेकलिस्ट बनाते हैं ना, जब आज ये काम करना है, ये काम करना है, ये नए साल की रेजोल्यूशंस बनती है, ये है वो है। तो वो ठोकेगा जरूर, लेकिन अब वो थोड़ा सा आराम से करेगा, क्योंकि पहले उसको ग्रीनलैंड को लेना है। ये अब उसकी टॉप प्रायोरिटी। कब तक ये उसकी टॉप प्रायोरिटी है किसी को मालूम नहीं है, लेकिन वो क्योंकि बदलता रहता है। वेनेजुएला उसकी प्रायोरिटी थी, वो ले लिया। कहता है कि मैं इलीगल इमिग्रेशन के अगेंस्ट हूं, लेकिन दो को उठा के ले आता है इलीगली, जिनके पास वीजा नहीं है। तो उसके बाद क्या होगा किसी को मालूम नहीं है। दोनों को जाके अपने देश में जेल में डाल दिया है। नेक्स्ट थिंग दैट कम्स, जिसके बारे में हमको सोचना है। सर, वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया। वेनेजुएला का सारा तेल अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। अब तो वेनेजुएला की वो जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है मचाडो, उनका पीस प्राइज भी ले लिया डोनाल्ड ट्रंप ने, अपने पास रख लिया है सर। अब तो वो तो तमन्ना वो तो नोबेल कमेटी ने कहा है कि ऐसे नहीं दे सकते। हमने आपको दिया है तो ना कि आप जाके बाजार में बेच आए, कबाड़ी बाजार में दिया है। मेरे को भी कितने, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, डिबेट्स में पुरस्कार मिलते थे, तो मेरे प्रोफेसर जिन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी थी, मैं जिनसे बहुत प्यार करता था, बहुत कुछ सीखता था, बहुत इज्जत करता, मैं उनके चरणों में रख देता हूँ, सर ये आपके लिए, मेरे लिए नहीं है। तो ये तो नहीं होता नोबेल प्राइज के साथ। नोबेल प्राइज तो उनको मिला है। मेरे को जो अवार्ड्स मिलते थे वो तो उनके, वो तुरंत लौटा देते थे मेरे को, ये आप रखिएगा, थैंक यू वेरी मच। अब इनके साथ जिसने रख लिया और सर्टिफिकेट पर तो नाम उस महिला का है, तो ये थोड़ा ना कि अब वो नोबेल कमेटी की मेंबर बन गई है क्योंकि उसको प्राइज मिल गया और डोनाल्ड ट्रंप को दे। मेरा इस समय जो मैं देख रहा हूं दुनिया में जो हालात हैं, जिसको हम कहते हैं डेलिकेट सिचुएशन, हर जगह तो अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट है। मेन चीज अब ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड को मैं आपको बताता हूं, टेक्निकली अगर देखें तो ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। दूसरी तरफ से देखें तो डेनमार्क के जरिए यूरोप का इसके ऊपर कब्जा है। जब कोल्ड वॉर चल रही थी उस समय, जहां तक मुझे याद है,
4-5 हजार अमेरिकन ट्रूप्स वहां होते थे। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तब भी ढेर सारे अमेरिकी वहां थे, कहीं डर से कि जर्मनी जो डेनमार्क का तो हड़प कर गया था, कहीं वो हिटलर साहब हड़प ना कर जाए ग्रीनलैंड को। अब कहते हैं वहां 150-200 है, एक वहां स्पेस बेस बना रखा है। मजेदार बात बेटा ये है, ये बिल्कुल नॉर्थ में है ग्रीनलैंड, आर्कटिक, यहाँ की बर्फ पिघल रही है, और इसका पोलर ऑपोजिट साउथ पोल में एंटार्क्टिक है। वहां पर भी एक ट्रीटी है और भारत अब उसका सदस्य है। मैं जब वॉशिंगटन में पोस्टेड था 82 टू 85, तो हमने 83 में उसको ज्वाइन किया था। ये भाई उसको कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड, यानी जितने देश हैं वो सब वहां के रिसोर्सेज वगैरह का फायदा उठाएं। हमारे तो 4 रिसर्च स्टेशन भी हैं एंटार्क्टिक में। क्या नाम के वास्ते रिसर्च स्टेशन हैं, लेकिन हमारे फौजी लोग भी जाते हैं ताकि ठंडे वातावरण में किस तरह से जंग लड़ी जाए, किस तरह से बॉडी को एक्लेमेटाइज किया जाए, वो भी बड़ा काम आता है वहां पर। लेकिन नॉर्थ पोल जहां पर आर्कटिक ओशन है और जहां पर ये ग्रीनलैंड स्थित है, वहां पर ऐसा कुछ नहीं, कोई ट्रीटी नहीं है। सिर्फ यही है कि यूरोपियन देशों ने आपस में फैसला किया है, और अमेरिका और डेनमार्क का भी ये फैसला है कि भाई हम जो कुछ करना है या नेटो के साथ जो करना है, हम मिलजुल के वो करेंगे। ट्रंप साहब को क्यों चाहिए? ये सब बकवास करता है कि मुझे नेशनल और इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए चाहिए। टोटल एरेंट नॉनसेंस। अब मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। महामारी हुई थी चाइना की, याद है? पहली बार जब उसने हमला किया था पूरी दुनिया पर, टिंग टोंग ने अपनी महामारी रिलीज कर दी थी, जो भी उसका नाम है। नहीं, उसका नाम पिंग पोंग नहीं है, पिंगिंग्स की, जो भी उसका नाम है, मैं भूल जाता, बुढ़ा हो गया। तो पिंग पोंग ने क्या किया था महामारी पे? मैं उस समय अमेरिका में था, हमने दवाइयां दी थी और सारी दुनिया, अमेरिका के लोग बहुत प्रशंसा करते थे भारत की, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। रेफ्रिजरेटर लेने के लिए हम गए थे, मेरे ब्रदर और मैं, उसके घर में पुराना हो गया था, नया लेके आते। ये बड़ी अजीब सी बात है, मैंने पहली बार ये देखा अमेरिका में। तो गए, वो कहता आप बुक कर दीजिए, 6 महीने में आएगा, क्योंकि जो उसके कुछ क्रिटिकल पार्ट्स हैं या सप्लाई चेन में डिसरप्शन हो गई है, और अभी अमेरिकन फैक्ट्री प्रोड्यूस नहीं कर पा रही। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कहीं से ये चीजें मिले। ये पहली बार था। दूसरी बार जब होता है ये, जब ट्रंप ने प्रतिबंध लगाए चाइना पर, चाइना ने तुरंत रेयर अर्थ के काउंटर प्रतिबंध उस पर लगा दिया। ट्रंप बौखला गया कि भाई इसके बिना तो मेरा स्पेस प्रोग्राम, मेरा डिफेंस प्रोग्राम, मेरे मोबाइल फोन, मेरी कार्ड, मेरा तो कुछ भी नहीं होगा। ये तो मुझे बहुत चाहिए ये स्मार्ट चिप्स जिनको हम कहते हैं, सिलिकॉन वेफर्स, और इसके लिए मुझे रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए, कहाँ से लाऊं? तो फिर एक बेवकूफ है, खेती मार्शल, खेती को हिंदी में क्या, खेत मार्शल नहीं, फील्ड मार्शल, अपने आप को कहता है फील्ड मार्शल, है तो खेत वाला ना, गधा कहीं का। तो वो ले गया कुछ के, जी मेरे पास ढेर सारे रेयर अर्थ है, मैं दूंगा। बोला तेरे पास कहाँ है? बोला अफगानिस्तान में, मैं अफगानिस्तान पे कब्जा करूंगा। भाग जाए यहाँ से, अफगान तेरे को ठोक रहे हैं, तू वहां तो कुछ कर नहीं सकता, कब्जा करेगा। वो हो गया, वो सेल्समैन बन के गया था, वहां से बाहर निकाल दिया उसको। ये रेयर अर्थ की लड़ाई है। कहते हैं कि ग्रीनलैंड में काफी सारे, अब ये कहना कितने हैं, क्या उनकी कीमत है, आज 1 ट्रिलियन है, कल 10 ट्रिलियन हो जाएगी, परसों 100 रुपए रह जाएगी, डिपेंड करता है उसकी प्राइस की। ट्रंप को ये चाहिए क्योंकि वो चाहता है कि मेरी सप्लाई चेन, मेरा जो क्रिटिकल इक्विपमेंट है, उसमें कोई बाधा ना है। चीन तो देगा नहीं मुझे, चीन के सामने मैं घुटने टेकूंगा नहीं, तो मैं ग्रीनलैंड को हड़प कर देता हूँ। जिन देशों में रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, भारत में भी हैं, कश्मीर में है, सबसे आसान कब्जा करना, ये मैं बड़े सोच समझ के कह रहा हूँ, रात भर लेटा रहा और सोचता रहा इसके बारे में। सबसे आसान कब्जा करना ग्रीनलैंड है ट्रंप के लिए, क्योंकि नेटो का हिस्सा है। और फिर ट्रंप बोलेगा मैं तो वहां जा रहा हूँ अपनी नेशनल और इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए। और इंटरनेशनल सिक्योरिटी की जब आप बात करते हैं, फिर नेटो इन्वॉल्व हो जाता है। नेटो की स्थापना हुई थी 1949 में। कहीं कहीं रूस जो यूरोप का हिस्सा है, वो बाकी यूरोपियन देशों को अपने चमचों के साथ मिलकर हड़प ना कर दे। अमेरिका का कोई लेना देना नहीं, हिटलर को हरा दिया, अब घर जा बैठ के आराम से वहां पे मैकडोनल्ड्स खाओ, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? लेकिन बना दिया कि ये करना है वो करना है। फिर 1991 में सोवियत संघ चला गया यमराज की ट्रेन में बैठकर। फिर नेटो की क्या जरूरत है? अब दुश्मन कौन है? फिर वो दुश्मन ढूंढने लगे, फिर रूस को दुश्मन बना दिया, कल पता नहीं भूटान को दुश्मन बना देंगे, वेनेजुएला को दुश्मन बना दिया, साउथ अफ्रीका को। दुश्मन की तो जरूरत है ना, अगर आपकी मिलिट्री अलायंस है और उसका कोई दुश्मन नहीं है, कोई कारण नहीं है, तो फिर वो खत्म हो जाती है। सो ये ट्रंप ने जो बड़ी चालाकी से कहा है कि चीन और रूस वहां पर बदमाशियां कर रहे हैं, तो नेटो का होना वहां बहुत जरूरी है। और डेनमार्क के, सुन लीजिए क्या कहे, डेनमार्क के इतनी ताकत नहीं है कि वो उसका बचाव कर सके। सर, डेनमार्क का प्रेसिडेंट तो पहुंच गया व्हाइट हाउस मीटिंग करने के लिए, और उधर पुतिन ने दावा ठोक दिया कि ग्रीनलैंड हमारा है। तो वहां पे बहुत खिचड़ी पक गई, अब तो कई दावेदार आ गए। पहले तो दोनों के विदेश मंत्री, ग्रीनलैंड के
और डेनमार्क के पहुंच गए ना, क्योंकि डेनमार्क की जो सरकार है उन्होंने पूरी ऑटोनॉमी दे रखी है ग्रीनलैंड को। सिर्फ डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और फाइनेंस जो है वो डेनमार्क के पास, बाकी सब कुछ वो खुद करते हैं। अपना पार्लियामेंट वगैरह है, अपना प्राइम मिनिस्टर है। तो अभी क्या है कि वो वहां पहुंच गए, किस लिए? क्योंकि ट्रम्प ने कहा ये मैं लूंगा, और वो नेटो का नाम लेके, कि नेटो आज के दुश्मन नेटो के रूस और चाइना है। जो यूक्रेन में भी हो रहा है वो रूस और चाइना का नाम लेता है। जो वेनेजुएला में है, और बेटा इसको ध्यान से सुनिएगा, वेनेजुएला क्या बोला था? वेनेजुएला के कौन दोस्त हैं? रूस और चाइना। वो तेल लेते हैं उससे। हर जगह रूस और चाइना का नाम लेता है, ताकि अमेरिकन लोग ना रूस को पसंद करते हैं ना चाइना को पसंद करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब बड़ा शातिर खिलाड़ी है। ये नहीं कह रहा कि भारत के लिए अगेंस्ट मैं कर रहा हूं, या मैं नाइजीरिया क्या कहें, नाइजीरिया में तो बम बम फेंका आया था कि वहां पे वो घूम रहे हैं, जो मुस्लिम्स हैं वो मार रहे हैं क्रिश्चियंस को। वो नहीं बोलेगा। ना बोलेगा मैं मंगोलिया के अगेंस्ट कर, ये बोलेगा मैं रूस और चाइना के। जहां जहां रूस और चाइना का इंटरेस्ट है वहां मैं ठोकूंगा। मैम, इसकी जो स्ट्रैटेजी है ना, जिसको हम जियो स्ट्रैटेजी कहते हैं, ये बड़ी होशियार है। जहां इन दोनों देशों का कोई दबदबा हो सकता है, मैं वहां, ताइवान में चाइना ने कहा कि मैं हड़प करूंगा, रूस ने कहा मैं समर्थन करूंगा, ट्रम्प ने कहा आओ तुम्हारी मजाल मैं देखता हूं कैसे करूंगा। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, जहां ये दो देशों का नाम लेता। अब जो व्हाइट हाउस में वो पहुंच गया जाने, वो गया है कहने कि देख टाइगर, एक अग्रीमेंट हम साइन करते हैं, और मेरी बात मानिए, अग्रीमेंट होगा। क्या अग्रीमेंट बनेगा? कि ग्रीनलैंड को हम 100 साल के लिए या 10,000 साल के लिए हम वो लीज पे दे रहे हैं अमेरिका को। अमेरिका सब कुछ वहां पर चलाएगा। अब वो ग्रीनलैंड वाले कहते हैं जी पहले तो आप हमें आजादी दो, फिर हम फैसला करेंगे। अरे ट्रम्प परवाह करता है ये नाइसिटीज, लीगल्स जो इश्यूज हैं, परवाह करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की परवाह करता है। और पता क्या होगा? वो एक 90 साल का बुजुर्ग है, वो गुटरगू, जो सेक्रेटरी जनरल है संयुक्त राष्ट्र संघ का, वो फिर उठेगा, बोलेगा मेरे बहुत फिक्र है, आई एम वेरी कंसर्न, सो जाएगा फिर से। हर बात में आई एम वेरी कंसर्न, उससे आगे तो कुछ कह नहीं सकता बेचारा, ना पैसा है, ना फौज है, ना अकल है, ना कुछ है, वो बोलता रहता है ये चीज। सो नाउ यू कैन एक्सपेक्ट एन अग्रीमेंट बनेगा बिटवीन अमेरिका और डेनमार्क कि ग्रीनलैंड आपका है, क्योंकि हमारे बस में नहीं है उसकी सिक्योरिटी। अच्छे शब्द लगाएंगे, हमारे बस में नहीं है उसकी सिक्योरिटी करना, एक्सेट्रा। आप सिक्योरिटी का ध्यान रखिए, क्योंकि आर्कटिक रीजन जो है वो सारे नेटो कंट्रीज के लिए, यूरोप के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर रूस उसको हड़प कर ले तो फिर हमें बहुत तकलीफ होगी। अब रूस कह रहा है कि ये मेरा, एक्सेट्रा। रूस का इंटरेस्ट इस समय, जो रूस की ताकत है, उसको यूक्रेन चाहिए, उससे ज्यादा उसको कुछ नहीं चाहिए। बार्गेनिंग चीन होगी। 100% तो हो गया, फैसला हो गया। तो अलास्का में फैसला हो गया था, टाइगर यूक्रेन तेरा। लैटिन अमेरिका, जो मॉनरो डॉक्ट्रिन होती थी पुरानी, 200 साल पुरानी, जिसको डोनाल्ड ट्रम्प कहता है डॉनरो डॉक्ट्रिन, कि ये इलाका मेरा है। उसे बहुत, जेम्स मॉनरो ने बड़ा स्पष्ट किया था 200 साल पहले कि ये जो लैटिन अमेरिका है, पश्चिमी हेमिस्फीयर, ये मेरा है, और अगर यूरोप यहाँ घुसा मैं ठोकूंगा। बाकी यूरोप, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, एशिया में जो करता है करो, वो आपका इलाका है, वहां पे कुछ नहीं कर, यहाँ पैर मत रखना। अब चीन घुस रहा था यहाँ पे, और कुछ और यूरोपियन देश घुस रहे थे, यूरोपियन कंट्रीज अर्जेंटीना के साथ दोस्ती कर रहे थे, ब्राजील के साथ, तैसी की तैसी, मैं बता दूं, अब सब पीछे हट गए कि यार इसका गुस्सा हमसे सहा नहीं। सर, ईरान के मामले में क्या हो रहा है? ईरान में 800 लोगों को फांसी मैं देने का आपको दावा बता देता किया था। हूँ, मैं वहां पहले बता दूं, वो कह रहे हैं कि हम फांसी नहीं देंगे। बिल्कुल भरोसा मत करिए, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने में माहिर है ये लोग। तो आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को घुमाने के लिए ईरान इस तरह की बातें करे ताकि हमला ना हो? टाइम बाइंग टैक्टिक है। दुनिया को बताने के लिए कि देखिए जी, इसको गुस्सा था कि मैं फांसी दे रहा, मैं तो फांसी नहीं दे रहा, फिर मुझ पे क्यों हमला कर रहा है। लेकिन ईरान साहब, आज तक आप जो करते आए, अरे इसराइल से क्या दुश्मनी है आपकी? बेटा, इनका एक होता था फॉर्मर प्रेसिडेंट, आजकल तो शायद जेल में है, अहमदीनेजाद। मैं जानता हूं उसको, मिला हुआ था, काफी देर तक हमने बात की। और मैंने ये भी उनसे पूछा था कि महामहिम, आपने ये क्यों ऐलान किया है कि यहूदियों को जीने का अधिकार नहीं है इस धरती पर, मिटा दो उनको। बोला मेरा कहने का मतलब था कि इजराइल को जुडिशियल तरीके से जीने का अधिकार नहीं है। इन रियलिटी वो जी सकता है। ही वाज टॉकिंग नॉनसेंस। जो गुस्सा था इजराइल के आगे, सवाल फिर मैं दूसरा पूछा, मैंने कहा वो तो आपसे 1800 किलोमीटर दूर है, अगर आपका पड़ोसी होता तो मैं समझ सकता हूँ, ये क्यों? उसने कब हमला आपके ऊपर किया था?
तो कहने लगा नहीं पता है वो इस्लाम के अगेंस्ट है। तो आप कब से पहरेदार बन गए इस्लाम के? वो अपने आप को फंसता गया और जो आर्ग्यूमेंट्स वो कर रहा था। फिर उसके बाद जो वहां पे मीटिंग में चेयर कर रहे थे मुझे इशारा किया कि राजदूत अब आप खामोश हो जाइए क्योंकि इसके पास जवाब देने को नहीं है। अब उसकी समस्या हो गई है सरकार के साथ, अली खमेनी की सरकार के साथ, और शायद जेल में है या हाउस अरेस्ट में, कुछ ऐसा है। तो ये चीज जो है कि ईरान को सारी दुनिया कहती है कि तू क्यों पंगा ले रहा है मिडिल ईस्ट में, तू बैठ, जो कुछ करना है वहां तेरे पास तेल है, तेरे बड़ी अच्छी कैवियर, मछली के अंडे बड़े अच्छे बनते थे, मैं आई यूज्ड टू बाय अ लॉट ऑफ दैट, आजकल तो नहीं बनाते, वो रूस से भी आते थे, ईरान से भी आते थे, वो सब जो है अब खत्म हो गया। चुप कर, अपनी इकोनॉमी को रिवाइव कर, दोस्ती कर। ये कहां तेरे में जुनून आ गया है? क्योंकि बेटा थोड़ा समय इतिहास का आपको जल्दी से बता देता हूँ, करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देखते हैं। शाम ईरान को जब निकाला था 1978 में, 79 में वो गया, 78 सितंबर के महीने में जबरदस्त प्रदर्शन हुए थे अगेंस्ट द शाह। क्यों? कि आपके पास तो बहुत पैसा है, आप तो चोर हैं, आप भ्रष्ट हैं, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं जिनको हम क्या कहेंगे, कोर्ट में जो उसके चमचे थे, सारे फौज जो थे, सारा पैसा तो ये हड़प कर लेता है, हमारे पास कुछ है नहीं, हमारे पास बेरोजगारी है, महंगाई है, हमारे पास घर नहीं है। जब हम आपसे विकास के बारे में बात करते हैं, आप कहते हैं धर्म, इस्लाम को पेट में डालो, या जो कुछ बकवास करनी थी वो करता था। उस वक्त जब ये मूवमेंट इसके अगेंस्ट चली तो लोगों ने, ईरान के लोगों ने कहा कि यार ये शाह जो है, ये हमें तो इस्लाम के बारे में बात करता है लेकिन है टोटली एंटी इस्लामिक। जो चीजें करता है, शराब पीता है, ये करता है, वो करता है। तेहरान से टेल अवीव इजराइल तक डायरेक्ट फ्लाइट्स होती थी, अमीर ईरानी जाते थे वहां के नाइट क्लब्स और बार्स में घूमने फिरने के, सबने इजरायली सहेलियां बना रखी थी। इट वाज वेरी ओपन सोसाइटी। जब ये डेमोन्स्ट्रेशन हुआ 78 में, तो शाह की सीक्रेट पुलिस अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स में बैठकर, अमेरिकन हथियार लेकर 10,000 प्रदर्शनकारियों को मार दिया, हवा से गोली चला रहे थे, और उसको कहते हैं ब्लैक फ्राइडे। फिर गुस्सा इतना आया, 1 साल के बाद शाह आउट। अब जब ये खमेनी साहब आए कि शाह तो एंटी इस्लाम था, वो तो बड़ा गंदा आदमी था, जो गुस्सा लोगों का था शाह के अगेंस्ट, उसको ट्रांसफर कर दिया अगेंस्ट अमेरिका एंड इसराइल। ये बड़ी होशियारी से उन्होंने किया। फिर इराक ने इन पे हमला किया, करते गए, उसके बाद कई बार प्रदर्शन हो गए। तो मेरा मानना बेटा ये है कि इस समय, क्योंकि ईरान हर जगह दखल दे रहा था, ये तो अजीब सी बात है, मैं आपको बताता हूँ। मेरे कुछ फ्रेंड्स ने कहा कि वेस्ट अफ्रीका में, पश्चिम अफ्रीका, पढ़ते थे कि रूस वहां पे दखल दे रहा है, वो कौन सा ग्रुप था उसका, वैगनर ग्रुप, वो भी वहां उछल कूद कर रहा है। मुझे कुछ दोस्तों ने कहा कि ईरानियन भी वहां पे हथियार भेज रहे थे। अरे यार, तेरा वेस्ट अफ्रीका से क्या ले? लेकिन कहना चाहता था कि मैं भी महाशक्ति हूँ। शाह के टाइम में तो कहते थे कि मैं दुनिया की तीसरी महाशक्ति हूँ। पहले अमेरिका, फिर सोवियत संघ, उसके बाद ईरान। अमेरिका से हथियार खरीदता था मैं, मुझे एक अमेरिकन जनरल ने बताया, जो अमेरिका ने बनाए तक नहीं थे उसके लिए भी पैसे दे देता था, क्योंकि उसके पास तेल का बहुत पैसा था। तो अमेरिका बड़ा खुश था कि वापस लाओ, हम तेल आपसे खरीद रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, वो पैसे मुझे वापस करो। सो ये उसका ऑब्सेशन था। अब मुल्ला लोगों का ऑब्सेशन ये है कि शाह का जो ड्रीम था कि ईरान बहुत शक्तिशाली बने, वही ड्रीम उनका भी है, लेकिन वो धर्म के आधार पर करना चाहते थे। शाह जो था उसके दूसरे आइडियाज थे। तो बेटा अब जो है मुल्ला जो कर रहे हैं, उनकी पॉलिसीज के कारण एक भी उनका दोस्त नहीं है। चीन है, रूस है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, अगर अमेरिका ने हमला किया एक सिपाही नहीं भेजेंगे। ईरान बिल्कुल अकेला पड़ गया। अब दुनिया को बता रहा है कि देखो जी, ट्रम्प को बोलो मुझ पे हमला ना करे, ट्रम्प मुझसे नाराज था, इसलिए मैंने तो उसकी बात मानी, मैंने तो उसकी बूट भी पॉलिश कर दिया, मैंने तो उसके लिए भोजन भी बना दिया, क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ? ट्रम्प बोलेगा नहीं। ग्रीनलैंड की स्थिति जैसे नॉर्मल हो जाए। और बेटा एक चीज इस आदमी के बारे में मैं कह सकता हूँ पूरी कॉन्फिडेंस के साथ, ये बहुत जल्दी चलता है। ये नहीं है कि ग्रीनलैंड की डिस्कशन 15 साल चलेगी, जैसे हमारा यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट और यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट दोनों आ रहे हैं रिपब्लिक डे पे चीफ के। वो तो 20 साल से हमारी बातचीत उनसे चल रही है, तो ये इतना नहीं करेगा। ये तो 1-2 हफ्ते के अंदर चलिए खत्म, आर या पार। और अगर डेनमार्क नहीं माना और ग्रीनलैंड नहीं माना तो ये जाके बैठ जाएगा, क्या करेंगे? और वो नेटो वाली बेवकूफ है, वो मैक्रोन कहता है मैं 15 लोग भेज रहा हूँ, और वो ब्रिटेन का स्टारबक्स जो कि उसका बेवकूफ नाम है, वो 10 लोग भेज रहा है। अरे अमेरिका से पंगा लोगे? तुम्हारा दिमाग सही है? ये चीजें जो है दिखाने के लिए होती है अपने लोगों को, जी हम ये करेंगे, वो करेंगे, और नेटो पे ये हो जाएगा। नेटो अगर नेटो जिंदा रहना चाहता है तो अमेरिका रहेगा वहां, नहीं तो जिस दिन अमेरिका गया नेटो कूड़ेदान में चला जाएगा, इतिहास के कूड़ेदान में। सो दिस इज द पॉलिसी नाउ। ईरान जो मर्जी
कहे मैं सब कुछ मान जाऊंगा, मैं हाथ जोड़ूंगा, मैं व्हाइट हाउस में जाके गिड़गिड़ाऊंगा, ये मानेगा नहीं। ये ठोकेगा जब तक ईरान इजराइल के जीने का अधिकार को स्वीकार नहीं करता, और वो नहीं करेगा। सर, ईरान में ये लोग रेजिम चेंज चाहते थे और अब तो अंदर खाने खबरें आ रही कि वो पॉसिबल होता नहीं दिख रहा है। क्या इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल अपने आप को रोक लिया? नहीं, मैं आपको बताता हूँ रेजिम चेंज वहां कैसे होगी। मीडिया की जो मर्जी स्पेकुलेशन हो, रेजिम चेंज ऐसे होगी, कई लाख ईरानी भाग गए थे शाह जब गिरा था। बहुत सौ को मैं जानता हूं, अमेरिका चले गए, यूरोप चले गए, तरह तरह की नौकरियां करने लगे, पैसा तो था उनके पास, और उस समय तो ट्रांसफर करना भी आसान होता था। बस यही देखते रहे कि इराक का जो जंग हो रहा है, क्या ये मुल्ला सरकार टूटेगी, लेकिन मुल्ले दबा के लड़े इराक के अगेंस्ट 10 साल 1980s में। अभी ये जो लोग बाहर बैठे हैं, ये इंतजार कर, ये शाह ईरान का बेटा जो है वो तो बकवास है, कभी ट्रम्प से मिला नहीं, वो तो कहने के लिए बड़ा अच्छा, मीडिया ने उसको हीरो बना दिया। जैसे मीडिया ने वो यूक्रेन वाले बेगिंस्की को हीरो बना दिया था, याद नहीं है आपको? जब रूस ने हमला किया तो यूएस कांग्रेस ने बुलाया इसको कि भाई आके हमें भाषण दे। इसने बोला हाँ मेरे टोले देखो, मैं ये करूँ, ताली शाबाश शाबाश, तू तो हरकुलीस है। अभी जब मार पड़ने लगी अब कोई नहीं बुलाता उसको। तो ये सेम चीज इन लोगों ने, मीडिया ने इसको बना दिया है एब्सोल्युटली डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। तो मेरा जो मानना है, ये जो लोग, ये शाह ईरान के बेटे को कुछ नहीं होने वाला, ये वहीं बैठा रहेगा, चला जाएगा, चलो चला जाएगा। लेकिन जो ईरानियंस मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास जो बाहर बैठे हैं, उनमें से कोई उभर के आएगा। ये वापस लौटेंगे जब मुल्ला सरकार गई, इलेक्शन होंगी, संयुक्त राष्ट्र संघ का संगठन कोई कमेटी बनेगी या कोई मूवमेंट चलेगा फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, अमेरिका भी उसमें हिस्सा होगा। और उसके बाद क्या होने वाला मैं आपको बता देता हूँ, इलेक्शंस के बाद कोई ना कोई वहां पर सरकार बनेगी, और वो टोटली प्रो वेस्टर्न सरकार होगी, जैसे पहले प्रो वेस्टर्न सरकार वहां पर थी। ये होने वाला है हमला 100%। मुल्ला रेजिम को निकालने का एक ही तरीका, अब मीडिया में कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट वहां पर कम हो गए, क्यों भाई कम क्यों? क्योंकि मारा है ना उन्होंने। ये तो है नहीं कि एक दिन अब प्रदर्शनकारियों ने कहा अच्छा भाई हम तो इस्लामिक हैं, आप तो भगवान हैं, आप तो अल्लाह के प्रतिनिधि हैं, अब हम नहीं करेंगे ना। ठोका है उनको, खामोश है, गुस्सा अभी भी बरकरार। मेरे दोस्त हैं, मैं बातचीत करता रहता हूँ, स्टारलिंक्स के जरिए कुछ ना कुछ मैसेजेस आ गए थे, वो भी बंद कर दिया। तो ये चीजें हैं जो देखने वाली हैं। ये नहीं रुकेगा, मुल्ला रेजिम को जाना पड़ेगा, दुनिया में कोई भी उसका समर्थन नहीं है। अरब देश तो बांग्ला करेंगे कि चले गए कमीने, ये हमारे साथ दखल देते हैं। सो दिस इज व्हाट आई सी हैपनिंग इन द नेक्स्ट 1 या 2 महीने। ग्रीनलैंड टॉप प्रायोरिटी, जल्दी से कर देगा। उसके बाद जाएगा ईरान, वो उसकी नेक्स्ट प्रायोरिटी है। और तीसरा मैं आपको बता देता हूँ, रूस के साथ समझौता करके पूरी तरह से ओपनली फिर ये चीन को ठुकेगा। जब इसकी रेयर अर्थ मिनरल्स, एक ही चीज है, रेयर अर्थ मुझे चीन जो नहीं दे रहा है, मैं और कहीं से लूंगा। एक बार मुझे वो मिल गया, मेरी डिफेंस कैपेबिलिटी वापस आ गई, तो चाइना, हाँ चाइना, हाँ नाम तो सुना है आपका, आपका देश तो कहीं अफ्रीका में है चाइना, अच्छा मैंने पता नहीं था चाइना कहाँ पे। ये इस टाइप का। सर, ये जो खबरें आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि मिड टर्म इलेक्शन करवाने की क्या जरूरत है, होने ही नहीं चाहिए, वो क्या है? क्या उसको डर लग रहा है? क्योंकि पहले भी वो कह चुका है कि मेरे खिलाफ तो अगर हम चुनाव हार गए तो इम्पीचमेंट मोशन भी ला सकता है। डर तो है, पर्सनल डर है कि अगर कुछ हुआ, ये मैं हार गया, मेरी पार्टी हार गई, जो सब मीडिया वाले कह रहे हैं, जो उसके फेवर में नहीं है, बाकी वाले जो उसके फेवर में है, फॉक्स न्यूज वगैरह, वो कहते हैं तो जीत जाएगा। अगर इसने ईरान में तख्ता पलट कर दिया, और अमेरिका के लोग याद है 444 दिन तक अमेरिकन एम्बेसी के डिप्लोमेट्स को ये मुल्लों के आने के बाद बंधक बना के रखा था। जिमी कार्टर ने अपनी फौज भेजी थी, वो बिल्कुल फेल हो गया, बाद में समझौता किया, उनको छोड़ दिया गया, पैसे वैसे दिए थे अमेरिका ने, आपको याद होगा तो पढ़िएगा। 1 साल से ज्यादा दिन, 444 डेज में रखा, उनको बंदी रखा था, उनके एम्बेसडर को, डिप्लोमेट्स को एम्बेसी में बंद करके रखा था, फिर बाद में छोड़ दिया। अमेरिकन को ये याद है। और जो अमेरिकन डीप स्टेट का मतलब बेटा बुरा नहीं होता। डीप स्टेट वो लोग हैं जो बहुत राष्ट्रवादी होते हैं। मैं भी भारत के डीप स्टेट का सदस्य हूँ। मैं भी यही चाहता हूं कि भारत के ऊपर किसी प्रकार की आंच ना आए और हमारी पॉलिसी जो है वो कामयाब हो। तो अमेरिकन डीप स्टेट उसको भूला नहीं है और वो सजा देना चाहता है। इसीलिए अगर इसने सजा दी, सारा मीडिया अमेरिका का, आप देखिएगा, जो डीप स्टेट कंट्रोल करे, शाबाश ट्रम्प तो बिल्कुल जीसस क्राइस्ट का प्रतिनिधि आ गया यहाँ पर, उसकी शाबाशी नहीं। 2-4 आवाजें हैं जो कहेंगी बदमाश है, चोर है, डाकू है। तो ट्रम्प ये चाहता है कि जो इलेक्शंस होने वाली हैं
और ये इम्पीचमेंट की जो बात चल रही है, अगर मैं ईरान को हटा दूं मुल्लों, जो सारे अमेरिकन चाहते हैं, I'll win the election। ये इसकी कैलकुलेशन है और ये करेगा। मैम मान लीजिए मेरी बात, ये करेगा। अफगानिस्तान पर हमला नहीं करेगा, ईरान को ठोकेगा फ्रॉम द एयर, और फिर बूट्स ऑन द ग्राउंड, जो लोग कहते हैं ना वो नहीं भेजेगा सिपाही अपने, उसको भेजने की क्या जरूरत है। वो जो मुल्ला है खेती मार्शल, उसने कहा कि सर आप बताओ ना, 1 लाख भेजने ईरान में हमला करने के लिए, मैं भेज दूंगा, क्या फर्क पड़ता है। मेरे 1 लाख मर जाएंगे, मेरी औरतें 1 करोड़ अगले दिन पैदा कर देंगी, वो फर्क क्या पड़ा। मैं तो फैक्ट्री हूँ बच्चों को पैदा करने की और जिहादियों की, कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए कितने भेजने हैं। तो ये ट्रम्प साहब की कैलकुलेशन है इस समय, जो मुझे लगता है कि हो जाएगा इसी साल। 2026 ईयर ऑफ द हॉर्स है, पावरफुल एंड डेंजरस। टिबेटन और चाइनीज और जापानीज माइथोलॉजी में तो ये जो है, और चीन जो है वो समझ गया कि ट्रम्प साहब जो ये कर रहे हैं, जो चीजें मैंने उनको तंग किया, उनको चोट पहुंचाई है, खास तौर से ये क्रिटिकल मिनरल्स, जैसे ही उसको अपने मिल जाएंगे तो मेरी तरफ देखेगा भी। और ताइवान पे मैं हमला नहीं कर सकता, वो मेरी औकात नहीं है। वो तो वेट कर रहा है अमेरिका कि ये हमला सर करे। मैडम सारी दुनिया बरखिलाफ हो जाएगी चाइना के, ये नहीं होता। लेकिन सर अभी जो भारत के साथ ट्रेड डील की बात चल रही है, आप देखो ईयू के साथ जैसे ही ट्रेड डील फाइनल होने की बात आई कि 27 जैन को फाइनल हो जाएगी, डील साइन हो जाएंगे, उसके बाद से अमेरिकन लोगों ने कहना शुरू कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप के आसपास के लोगों ने, कि हमारी भी बातचीत शुरू हो गई, कल हो जाएगा समझौता, परसों हो जाएगा। अब तो हमारे कॉमर्स सेक्रेटरी ने भी कहा है कि समझौता बस हो गया है और दोनों देश ऐलान करेंगे। कैसे देखा जाए इस पूरी बड़ी सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा एक टाइम में चाइना होता था, वो तो चला गया, उसको अमेरिकन प्रोडक्ट्स आने नहीं देगा। शुरुआत चाइना की डेवलपमेंट की बड़ी मजेदार कहानी है, इतिहास है। शुरुआत किससे हुई थी? कोका कोला से। कोको कोला के कैंस वहां गए, उस समय जो कोको कोला का मालिक था, चेयरमैन, उसने कहा यार ये इतना बड़ा मार्केट है, हर चाइनीज आदमी अगर एक बोतल कोको, उस समय कैन नहीं होते थे, बोतलें थी, हर 70s में हर व्यक्ति अगर एक बोतल कोको कोला की पिएगा तो समझ जाइए 100 करोड़ 150 करोड़ बोतलें हम कोको कोला की बेचेंगे। कोको कोला उसका सबसे बड़ा एम्बेसडर था। फिर बोतलें आने लगी कोको कोला की। फिर पहली इन्वेस्टमेंट कोको कोला ने की थी, फैक्ट्री खोल दी वहां पर हल्के हल्के। उसके बाद तो आपको पता ही है कि क्या हुआ वहां पर। मिसाल के तौर पे जब मैं यूनाइटेड स्टेट्स में था अर्ली 80s में, पतलून खरीदने जाता था $15 की, दुकानदार से पूछा भाई $15 का ब्रेक डाउन, मेरे को इंटरेस्ट है, अर्थशास्त्री हूँ, कहते हैं साहब ऐसा है कि हम 5 में खरीदते हैं और बाकी 10, 2 इसका जाते हैं, 4 उसको जाते हैं, एक्सेट्रा। मैंने कहा अच्छा, तो आपका जो मैन्युफैक्चरर है उसकी कीमत कितनी है? कहते हैं वो $5 की मैन्युफैक्चर हम लोग करते हैं। तो चीन आ गया, तो 5 में कहता है बेवकूफ, मैं 1 पैसे में बना दूंगा। वो सारी फैक्ट्री वहां ले गए। इकोनॉमिक रीजन है, इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड, जैसे बिल्लू भाई क्लिंटन कहते थे, इट्स द इकोनॉमी। तो इकोनॉमी करके सब वहां चला गया। अब हम चाइना को मालूम है कि अगर मैंने ताइवान पर हमला किया, एक तो अमेरिका ठोकेगा, जापान ठोकेगा, ताइवान भिड़ेगा मेरे साथ, और फिर ये जितनी इन्वेस्टमेंट है ये खत्म हो जाएगी। वो नहीं करेगा। एक छोटा सा द्वीप है, द्वीप को लेने के लिए क्या बात है? क्या कहते रहो अपने लोगों को खुश करने के लिए, दिल को खुश रखने के लिए, गालिब ये ख्याल अच्छा है, लेकिन ट्रंप जैसी ताकत नहीं है। होती, अभी जो ताइवान के लीडर हैं वो तो आजादी की बात करते हैं, अगर ये ताकत होती जा उठा ला उसको, जेल में डाल दे। वो नहीं है ना ताकत उसमें, वो ताकत ट्रंप में थी, उठा के लिया। और ग्रीनलैंड में भी आप देखा, अब यूरोपियन यूनियन की जो बात आप कर रही हैं, हमारा समझौता होएगा, और अमेरिका कहता है चीन मेरा मार्केट नहीं है, रूस खत्म हो गया, यूरोप में मैं जा नहीं सकता, मेरी दोस्ती नहीं है, भारत बचता है। टुडे ये मैं बहुत सीरियसली कह रहा हूं, अमेरिका नीड्स इंडिया मोर देन इंडिया नीड्स अमेरिका। आपने तारीफ लगाई, हमारी अर्थव्यवस्था खत्म तो हुई नहीं, हम तो 8% या 8.5% ग्रो करेंगे, आप जो करना करिए। सो वो समझ गए हैं कि भारत झुकने वाला नहीं, झुकने वाला इन सेंस कि जो आपको कंसेशन चाहिए हम दे देंगे, लेकिन हमारे फार्मिंग सेक्टर और एग्रीकल्चर डेयरी सेक्टर उसमें आपको नहीं आने देंगे। हमारे किसानों के जीवन का सवाल है, क्योंकि यहाँ आत्महत्या करते रहते हैं, ये है वो नहीं करेंगे इसको। सो अग्रीमेंट विल कम, इसी महीने में आएगा, आप देखिएगा इसी महीने में अग्रीमेंट आएगा। इस साल के आखिर तक नहीं आएगा, साल की शुरुआत में आएगा। ईयू के साथ है, कितने सालों से ईयू से बात कर रहे हैं। ईयू पिछले साल रायसीना डायलॉग में पूरा यूरोपियन यूनियन के जितने सदस्य हैं सारे पहुंच गए थे यहाँ पर। अब फरवरी में फिर से रायसीना डायलॉग, सब आएंगे यहाँ पर। वो आते इसलिए हैं, इसलिए नहीं कि उनको
छोले भटूरे हमारे बड़े अच्छे लगते हैं या डोसे अच्छे लगते हैं, इसलिए आपका मार्केट उनको बहुत पसंद। बेटा एक चीज आप देख लीजिएगा, आप तो इस चीजों में बहुत बुद्धिमान हैं। 80 करोड़ लोगों को हम सब्सिडाइज फूड दे रहे हैं। क्यों? जो 40% आपका परिवार, मेरा परिवार, हम 40% अपनी आमदन खाद्य पदार्थों पर खर्च करते हैं। अगर वो हमें सस्ते में मिल जाए, हमें 20% खर्च करना पड़े, तो जो बाकी जो हमारी बचत होगी उससे हम और चीजें, मोबाइल फोन खरीदेंगे, मोटरसाइकिल खरीदेंगे, कार खरीदेंगे, घर का इंप्रूवमेंट करेंगे, तो आपकी इकोनॉमी तेज चलेगी। दैट इज और फिर मेरा जो उत्पादन है वो इतना ज्यादा है, आज मेरे गोदामों में इतना चावल है, इतना अनाज है कि मैं 1 साल से ज्यादा पूरी दुनिया को खिला सकता हूँ। वो जमाना चला गया 66, 67 जब मैं भीख मांगता था। ये इंडिया नहीं है बेटा, ये भारत है। अमेरिका भी ये समझ गया है कि ये सेल्फ रिलायंट है। एग्रीकल्चर जो बेसिक चीज होती है सेल्फ, फिर एनर्जी में हम क्या बात कर रहे हैं, एनर्जी में हम सेल्फ रिलायंट नहीं, अभी भी तेल का हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन माना ये जा रहा है क्योंकि हमने कहा था कि 2030 तक 50% हमारी जो ऊर्जा है 2030 तक वो कैपेसिटी हम रिन्यूएबल एनर्जी से करेंगे। हमने तो 2025 में कर दिया, 5 इयर्स अहेड ऑफ शेड्यूल। और इस साल के बीच में हमारी दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन आ रही है, वो रिन्यूएबल एनर्जी पे चलेगी। तो वो भी समझ गए कि एनर्जी में भी अब भारत निर्भरता की तरफ जा रहा है। डिफेंस इक्विपमेंट में सेल्फ रिलायंस की तरफ जा रहा है। 70-80% जो हथियार हमारी फौज आज यूज करती है वो भारत में बने। 100 से ज्यादा देश हमारे हथियार खरीदते हैं। एक मजेदार कहानी, मैं भी किसी शहर में गया था, तो एक स्टार्टअप में गया, मैंने कहा आप लोग क्या बनाते हैं? कहते हम डिफेंस को हथियारों के लिए क्रिटिकल कंपोनेंट्स बनाते हैं। मैंने कहा शाबाश, तो बताइए कि एशिया में और अफ्रीका में कौन आपके खरीदार है? कहता कोई नहीं, अमेरिका खरीदता है हमसे। और टाइगर हम लोग अमेरिका के लिए सामान बना रहे। भाई इतनी खुशी हुई, मेरा कद 6 फुट 2 इंच से 6 फुट 8 इंच का हो गया। बहुत अच्छा लगा ये सुन के, बच्चे यंग किड्स इन्होंने ये स्टार्टअप बनाया। सो ये सारी चीजें अमेरिका देख रहा है। और उसका जो गोल4 जो है, मोर जो भी उसका नाम है उनके एम्बेसडर का, वो भी अब मीठी मीठी बातें कर रहा है कि उसने खुद आके, हाँ उसने आके देख लिया है कि भाई ये जो क्रिटिकल एरियाज है ना, तेल की ऊर्जा के बिना तो हमारी आर्थिक व्यवस्था ठप हो जाएगी, भोजन के बिना हम जिएंगे कैसे, डिफेंस के साथ हमारे कितने दुश्मन हैं, ये क्रिटिकल एरियाज में भारत आत्मनिर्भरता की तरफ जा रहा है। ये कामयाबी है हमारी इस सरकार मौजूदा से। बेटा मुझे कोई दुश्मनी नहीं है किसी सरकार से। 74 साल की मेरी उम्र है, 52 साल कूटनीति में, जो इस समय मैं देख रहा हूँ जो गति शक्ति है, उसका मतलब कि हमने यहाँ पे ये कर दिया, हर जगह बिजली दे दी, पानी दे दिया, ये दे दिया, अब सबको जोड़ के आप विकसित भारत लोगों के सामने पेश करिएगा। यही हमारा, ट्रंप का आइडिया है शक्तिशाली अमेरिका, हमारा आइडिया है विकसित भारत। सर, ईरान को लेकर भारत की जो स्ट्रेटेजी रही है, अभी 2 दिन पहले हमारे विदेश मंत्री ने बात भी किया उनके विदेश मंत्री से, तो वो भी तो डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं आ रहा होगा ना? नहीं, बात करना तो कुछ, उसने फोन किया होगा, देखो जी डोनाल्ड ट्रंप को बोलो मुझे ना ठोके। हमने कहा क्या हो गया ये, अच्छा आप ये क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? ये तो कॉन्वर्सेशन मैंने कई की हैं। मैं कई बार बैठा हूं जब हमारे प्राइम मिनिस्टर या मंत्री बात करते हैं, हम कोई कमिटमेंट नहीं करते, ना हम दूसरे देश की आलोचना करते हैं। वो करा तो फिर पता नहीं वो जिससे हम बात कर रहे हैं वो आगे जाके क्या क्या मीडिया को बोल देगा, वो जी भारत ने कहा ट्रंप बदमाश है, चोर है, डाकू। हमने बिल्कुल नहीं कहा, फिर हमारे लिए एम्बेरसमेंट हो जाता है। तो हमारे ध्यान से यस महामहिम बताइए, वो कहेगा देखो जी ये बड़ा प्रेशर डाल रहे हैं और हम ये नहीं करेंगे, फिर हम कहेंगे सर उम्मीद करते हैं कि जो भी आप करें, जो भी वो करे, आपके लोगों को नुकसान ना हो और शांति से इस समस्या का समाधान हो। बाकी तो है वो तो आप हमसे बेहतर जानते हैं कैसे डील करना, आपका देश है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। अब इसमें क्या मैंने गलत कह दिया? शुभकामना में ना, मेरी कामनाएं आपके साथ है, ये हम कहते हैं। बातचीत करना, ये मैं कभी टेलीफोन कॉल को रिसीव करने से इनकार नहीं करूंगा। चाणक्य की नीति है ये, दुश्मनी हो किसी देश के साथ, दरवाजा बंद कर दो, खिड़की खुली रखो, क्या मालूम कब आपको उसके साथ संबंध अपने सुधारने पड़ता है। तालिबान का एक एग्जाम्पल है अफगानिस्तान, वो तालिबान आ गया तो भारत में कश्मीर हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा, और तालिबान ने तो अपना राजदूत भी भेज दिया। वो तो कहते हैं हमें भारत के साथ क्या, हमने खिड़की खुली रखी थी। सो ये आप हमारी कूटनीति, हम तो चाणक्य की संतान है बेटा, हमेशा मैं ये कहता हूँ, कूटनीति दुनिया में नंबर 1 है, कोई हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। चश्मा उतार दिया मैंने आपको सर, अभी आपको आने वाले 1-2 दिन या 1 हफ्ते में लगता है कि अमेरिका ईरान पर कार्रवाई करेगा?
ग्रीनलैंड की समस्या का समाधान करने के बाद सारी दुनिया बोलेगी बड़ा अच्छा है, शांतिपूर्वक कर दिया, फिर वो ईरान पे करेगा। इजराइल बाज नहीं आएगा कि जब तक ईरान है मुझे खतरा है इन मुल्लों से। और इजरायली लॉबी तो अमेरिका में बहुत शक्तिशाली है कि ये अभी तक इन्होंने स्वीकार, अभी हिजबुल्लाह को ठोका है ना इजराइल ने, क्योंकि हिजबुल्लाह और कुछ ईरानी हथियार वथियार लेके आ रहा था ठोकने के लिए, उनको पीटने के लिए। हमास को भी ठोका, ये छोड़ेगा। जब ये खत्म हो जाएगा, इसकी प्रायोरिटी नंबर 1, वेनेजुएला प्रायोरिटी ओवर, टिक हो गया जी वेनेजुएला की समस्या का साथ। बाद में क्या होता है, गदर होता है, वो मुझे कोई लेना देना नहीं है। नंबर 2 ग्रीनलैंड, टिक, वो भी हो गया। नंबर 3 मुझे ठोकना है ईरान को, टिक, वो भी हो गया। नंबर 4 अब यूक्रेन में मुझे समझौता कराना है, जो मैं बेगिनसी को बुला के 2-4 झापड़ मारूंगा, वो हो जाएगा, टिक, वो भी हो गया। अब उसके बाद देखता मुझे और कहाँ जाना है। हाँ, चाइना का समाधान करना है उस समस्या का, वो भी मैं ढूंढूंगा, टिक, वो भी हो गया। ये उसका आइडिया है, जल्दी 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 सब कुछ करते जाओ। और इलेक्शन से पहले 4-5 फॉरेन पॉलिसी सक्सेस दुनिया में अमेरिकन लोगों को दिखा दो। अमेरिका का जो आम नागरिक है ना, वो नंबर 2 नहीं होना चाहता दुनिया में, वो नंबर 1 होना चाहता है। मैं उसको बता दूं, देखो जी मैंने आपको फिर से नंबर 1 बना दिया है। सो ये मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात करता है, तो मेरा कहना है वो ही वांट्स मेक अमेरिका नंबर 1 अगेन। मनोआ, मेक अमेरिका नंबर 1 अगेन, ये बेसिक उसका आइडिया है। और हर अमेरिकी ये चाहता है। कौन बोलेगा कि मेरे देश को नंबर 2 पे रखो? रूसी नहीं चाहता, अफगान नहीं चाहता। अफगानिस्तान के एक भूतपूर्व राष्ट्रपति मुझसे कह रहे थे, मैंने कहा आप लोग के आम अफगान के मन में क्या विचार है? कहता है जो भी आम अफगान है वो चाहता है कि मैं देश का राष्ट्रपति बन जाऊं। सब लोगों का ये, मैं देश को महान बना दूं, एटसेट्रा। सबके दिल में ये विचार होता है वहां पर। सो आई थिंक दैट ट्रम्प की ये जो 5 प्रायोरिटी जो मैंने आपको गिनाई है, बिगिनिंग विद वेनेजुएला का हो गया, अब ग्रीनलैंड है, उसके बाद आप ईरान का देखेंगे, फिर गाजा की वो समस्या करेगा, फिर चीन को टैकल करेगा। ये जब चीजें हो जाएंगी 5, तो कहेगा भाई आप देख लो मैं तो कितना अच्छा आदमी हूं, मैंने अमेरिका को नंबर 1 बना दिया। और मेरे को पीस प्राइज तो पहले ही मिल गया है, नोबेल पीस प्राइज, अब मुझे वो भी नहीं चाहिए। अगर कमिटी नहीं दे रही तो अब ये बोलेगा जितने अमेरिकन लोगों को और दुनिया भर में जितने लोगों के पास नोबेल पीस प्राइज है, सब आके मुझे दे दो, सारे मैं इकट्ठे करता। पीस प्राइज क्यों, जितने नोबेल प्राइज है सारे मुझे, तो मैं खरीद लेता। और ग्रीनलैंड का मैं बता देता हूँ, डेनमार्क की इकोनॉमी इतनी कोई टॉप लेवल की नहीं है, पैसे वो देते हैं ग्रीनलैंड को ना, उनकी फौज कुछ भी नहीं, नपुंसक है, ये पैसे देगा, ये खरीदेगा। जैसे इसने अलास्का को 1830 या 37 में खरीदा था रशियन एम्पायर से, जैसे इसने कैलिफोर्निया को खरीदा था मेक्सिको से, जैसे इसने लुइजियाना को खरीदा था फ्रांस से। 40% तो अमेरिका की धरती खरीदी हुई है, वो खरीद लेगा ग्रीनलैंड। सर, मार्क रूट ने कहा था कि ग्रीनलैंड को हम $700 बिलियन देकर खरीद सकते हैं। ये स्टेटमेंट तो एक दिन ये आया था। कई चीजें ये कहते रहते हैं, पैसा उसके पास बेशुमार है, कौन रोकेगा उसको? फिर आई कैन फाइट द अमेरिकन मिलिट्री, अमेरिकन इकोनॉमी से मैं नहीं भिड़ सकता। आज भारत में, आई डोंट लाइक टू से दिस, लेकिन मेरे पास वो ताकत नहीं है उसकी, इकोनॉमिकली उसको चैलेंज। मिलिटरीली मैं भिड़ जाऊंगा, तो आजा मेरे पास, मेरे जाबाज सिपाही हैं, चलिए हवा से वार करेगा, हम गिरा देंगे जहाज आपके, हम भी करेंगे, हमारे पास भी न्यूक्लियर हथियार, हमारे पास न्यूक्लियर आर्म सबमरीन्स है, वो सब कुछ है मेरे पास, डट के मुकाबला करूंगा। लेकिन तेरी आर्थिक व्यवस्था जो है वो बहुत तगड़ी है। वो कहते रहते हैं अमेरिकन इकोनॉमी ये हो रहा है वो हो रहा है, नो, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। $30 ट्रिलियन की, चीनी तो झूठ बोलते हैं, वो एक कार बनाएंगे, बोलेंगे जी मैंने 1 करोड़ गाड़ियां बना दी, उन पर भरोसा कौन करता है? सो इट्स जस्ट दैट यू हैव टू लुक एट ट्रम्प्स इंटेंशन, जैसे हासिल करता है आप उसके साथ सहमत है, नहीं है वो आप पे मुनासिब है, बट इंटेंशन के मामले में वो क्लियर है। सर, अब देखते हैं कि जो इंटेंशन ईरान को लेकर है, रिजीम चेंज को लेकर है, उसमें कब आगे आते हैं। आप कह रहे हैं 1 हफ्ता, तो चलिए देखते हैं 1 हफ्ते बाद अमेरिका क्या करता है। लेकिन फिलहाल तो उन्होंने एक तरह से अपने इस मिशन को रोक दिया है। सर, आपने समय निकाला, बहुत ही विस्तार से इस विषय पर बड़ी ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। जय हिंद।